आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य योगेश पारिक वेद स्वाध्याय पीठ के इस ज्योतिष चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप हमारे वीडियोस को बहुत पसंद करते हैं और आपके ही निर्देशों के अनुसार मैं कोशिश ये करता हूं कि आपको हर चीज़ समझ में भी आए, साथ ही के अंदर हमें उस चीज़ की जानकारी भी मिल सके कि प्रॉपर ये जो योग बनते हैं किस प्रकार से बनते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कंकाकरण सूर्य ग्रहण जो कि 21 जून 2020 को प्रारंभ हो रहा है, जिसकी कैसी रहेगी व्यवस्था, इसके अंदर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भारतवर्ष के लिए कैसा रहेगा और किस स्थान पर यह आया हुआ है, यानी कि कौन सी राशि के अंदर इसका आगमन हुआ है। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी करेंगे, लेकिन उन जानकारी से पहले मैं आपको कुछ जो मुख्य जानकारी वो भी बताना चाहूँगा कि जो कंकाकरण सूर्य ग्रहण जो 21 जून 2020 को है, यानी कि जो संपूर्ण भारत के अंदर प्रातःकाल 9:15 से लेकर और दोपहर 3:04 पर, यानी कि जो इसका मुख्य यानी कि पूरा जो समय संपूर्ण समय रहेगा ये 5 घंटे और 48 मिनट का इसका समय रहेगा। इसका जो 5 घंटे और 48 मिनट का इसका मुख्य समय रहेगा। और इसका जो स्पर्श काल है, यानी कि स्पर्श काल उसको कहते हैं कि जब ग्रहण प्रवेश करता है तो संपूर्ण, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये संपूर्ण भारत का बता रहा हूँ कि संपूर्ण भारत के अंदर 9:15 पर इसका प्रवेश होगा और जो मध्य रहेगा इसका बिल्कुल वो 12:10 पर इसका मध्य रहेगा। और मोक्ष काल यानी कि 3:04 पर तक यह संपूर्ण जो ग्रहण है उसका निवारण हो जाएगा, संपूर्ण ग्रहण खत्म हो जाएगा, इसका मोक्ष काल हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं राजस्थान की। देखिए, राजस्थान के अंदर जो जयपुर क्षेत्र है, यानी कि उत्तरी भारत की जो हम बात कर रहे हैं, तो राजस्थान का जो एरिया होता है उसके अंदर मैं बताना चाहूँगा आपको कि राजस्थान के अंदर यह ग्रहण 10:14 से प्रारंभ होगा, जो कि 1:44 पर यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा, जिसकी पूर्ण अवधि जो रहेगी 3 घंटे 29 मिनट रहेगी। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो स्पर्श काल रहेगा, स्पर्श काल यानी कि जो प्रवेश का जो समय होता है उसे स्पर्श काल कहा जाता है। तो यह स्पर्श काल 10:14 से प्रारंभ हो जाएगा और जिसका मध्य बिल्कुल बीच का जो समय रहेगा, पिक समय, उसका 11:56 पर मध्य समय रहेगा। और मोक्ष काल यानी कि 1:44 पर यह राजस्थान के जयपुर से निकल जाएगा, यानी कि जयपुर के अंदर ये 10:14 से लेकर और 1:44 तक ये रहेगा। दोस्तों, जब हमारे कोई भी कार्य होता है तो उसके अंदर जब ये ऐसे योग बनते हैं सूर्य ग्रहण के या चंद्र ग्रहण के, तो उसके अंदर सूतक का भी महत्व होता है, क्योंकि सूतक के अंदर ऐसा कहा जाता है सूतक लगते ही हमें कार्य की जो गति होती है वो रुक जाती है। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो सूतक काल में कभी नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सूतक काल 12 घंटे पूर्व से लग जाएगा, यानी कि 12 घंटे, यानी कि आप देख सकते हैं कि 9:15 पर यदि भारत के अंदर चालू हो रहा है तो रात्रि के अंदर जो 20 जून की जो रात्रि है वहाँ पर रात्रि में 9:15 बजे से ही है ग्रहण का जो सूतक है प्रारंभ हो जाएगा। और राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर 10:14 से ये प्रारंभ हो रहा है, तो रात्रि के अंदर ये मान लीजिए आप यानी कि 10:14 से ही इसका जो सूतक का काल है वह काल प्रारंभ हो जाएगा। तो यानी कि 20 जून की रात्रि से ही यह सूतक का काल प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य ग्रहण जब होता है तो उसके अंदर 12 घंटे पूर्व सूतक लगता है, और चंद्र ग्रहण जब होता है तो उसके अंदर 9 घंटे पूर्व सूतक लगता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। चलिए हम बात करते हैं आगे की। सूर्य ग्रहण की जो स्थिति रहेगी, किस कुंडली में स्थित रहेगा, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि देखिए। और मैं आज दोनों चीज़ों का विश्लेषण करना चाहूँगा कि सूर्य ग्रहण किस कुंडली में, किस स्थिति के अंदर, किस राशि के अंदर रहेगा, किस राशि के अंदर बनने वाला है, और भारतवर्ष की कुंडली पर इसका क्या इफेक्ट रहेगा। तो हम इसका थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि देखिए, जो ग्रहण है वह ग्रहण इस बार मिथुन राशि के अंदर लगने वाला है। मिथुन राशि के अंदर लगने से यानी कि सूर्य और चंद्रमा या जब राहु या केतु ग्रसित करता है तो उस समय सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। तो इस बार यहाँ पर सूर्य चंद्र को राहु ने ग्रसित कर लिया है, राहु और केतु ने। तो यहाँ पर मिथुन राशि के अंदर यह ग्रहण बन रहा है और द्वादश भाव के अंदर शुक्र विराजमान रहेंगे, दशम भाव में मंगल विराजमान रहेंगे, लग्न के अंदर बुध, चंद्र, सूर्य और राहु विराजमान रहेंगे, और सप्तम भाव में केतु विराजमान रहेंगे, और अष्टम भाव में गुरु शनि की युति। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें से 6 ग्रह वक्रीय रहेंगे। जो गुरु हैं और शनि हैं ये दोनों वक्रीय रहेंगे, साथ में केतु और राहु तो वक्रीय होते ही हैं, और बुध
भी वक्रीय रहेंगे, बुध के साथ साथ में शुक्र भी वक्रीय रहेंगे। इस प्रकार से ये जो 6 ग्रह हैं, इस बार ये 6 ग्रह वक्रीय रहेंगे। तो वक्रीय रह होकर ये क्या इफेक्ट डालने वाले हैं हमारे भारत की कुंडली में, वो बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि मिथुन राशि में आने से जो इस बार है, यानी कि जो कुंडली के अंदर मिथुन राशि यदि रहती है, तो ये मान लीजिए कि मिथुन राशि होती है नेचर की, तो इस बार नेचर पर इफेक्ट्स पड़ सकता है। दूसरी बात एक और बताना चाहूँगा, जब पिछली बार शायद 26 दिसंबर को एक ग्रहण पड़ा था, और उस ग्रहण के अंदर क्या था कि 6 ग्रह एक साथ बैठे होने से, लेकिन उसका जो परसेंटेज था उसका 50 से परसेंटेज कम था, कि 50% के लगभग हमारे भारत के अंदर वह ग्रहण दिखा। तो जैसे जितना कम परसेंटेज रहता है तो कार्य की रफ्तार उतनी ही ढीली हो जाती है, जिसके कारण से लगभग ये मान लीजिए हमको 6 महीने तक इस चीज़ का सामना करना पड़ा, जो कि आप देख रहे हैं। इन 6 महीने तक हमें किन किन परेशानियों के दौर से हमें गुजरना पड़ा, क्या क्या महामारी का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार बिल्कुल विपरीत जो ग्रहण है, क्योंकि पिछली बार जो ग्रहण लगा था वो धनु राशि के अंदर था, और धनु राशि में लगने से जो इफेक्ट था वो भी बिल्कुल धीरे धीरे मंद गति से होता गया, और उसका इफेक्ट भी काफ़ी समय बाद, यानी कि लंबे समय तक चला। तो देखिए अभी तक वो चल ही रहा है, और मैं बताऊं कि 21 जून से जैसे ही आएगा, तो इस बार का जो है 90 से लेकर और 98% तक का जो ग्रहण रहेगा ये भारतवर्ष के अंदर, तो इससे क्या होगा कि इफेक्ट जो होगा वो 1 महीने के अंदर ही परिणाम आ जाएंगे। यानी कि 1 महीने के अंदर, यानी मिथुन राशि में होने से मिथुन क्या होता है, जो कारक होता है वो होता है प्रकृति से, नेचर से जो जुड़ा हुआ कार्य, वह 1 महीने के अंदर ही पॉजिटिव होने वाला है। दूसरा मैं बात बताऊं, इस दिन रविवार पड़ेगा 21 जून को, तो 21 जून को रविवार पड़ने से क्या होता है कि राजा पर ये इफेक्ट डालेगा। हमारे जो मंत्रिमंडल के अंदर रविवार के दिन यह ग्रहण आ जाने से, और इस ग्रहण का रविवार के अंदर होने से यह राजाओं पर इफेक्ट डालेगा, यानी कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको लेकर कुछ राजनीतिक के अंदर हस्तक्षेप वाली स्थितियां बन सकती है। और रविवार को यह ग्रहण आने से चूड़ामणि ग्रहण योग भी यह कहलाता है। देखिए इस दिन 2 योग है, एक गण योग है, एक वृद्धि योग है। तो गण योग कारक होता है अग्नि का, और वृद्धि इंक्रीजिंग का होता है। तो यानी कि इस बार जो अग्नि कारक तत्व ज़्यादा रहेंगे, यानी कि कहाँ पर अग्नि से विपत्ति आना, अग्नि से संबंधित कोई परेशानी होना, ज्वालामुखी कोई योग बनना, ज्वालामुखी का फटना, या अग्नि से हम कह सकते हैं कि कहीं आग लग जाना, या जंगलों में आग लगना, ऐसी स्थिति बहुत परेशान करने वाली होती है। तो यह योग गण और वृद्धि के कारण यह आ सकता है। दूसरा हम बात करें नक्षत्र की, नक्षत्र इस बार मृगशिरा और आद्रा नक्षत्र के कारण यह योग बन रहा है। तो यह जो ग्रहण आ रहा है यह मृगशिरा के 2 चरणों में और आद्रा के 2 चरणों के अंदर यह योग बन रहा है। तो मृगशिरा का जो स्वामी है वह मंगल है, जो कि अग्निकारक है, और आद्रा का जो नक्षत्र वह राहु है। यानी कि मंगल और राहु होने से आपसी उपद्रव बहुत ज़्यादा रहते हैं, मन मुटाव बहुत ज़्यादा रहता है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि संपूर्ण भारत देश के अंदर मन मुटाव वाली स्थितियाँ ज़्यादा पैदा हो सकती हैं। हमारे युद्ध की संभावना भी कुछ हद तक बन सकती है, आपस में युद्ध, या मैं कहूँ आपको कि आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या होना, क्रोध होना, वैमनस्यता होना, आतंकवादी हमलों का होना, ये सारी स्थितियां इस समय पे बन सकती है, क्योंकि ये जो नक्षत्र है ये मंगल यानी क्रूर, दोनों क्रूर नक्षत्रों का यह योग बन रहा है। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो सूर्य ग्रहण आ रहा है यह आषाढ़ मास के अंदर आ रहा है। तो आषाढ़ मास जो कारक होता है वह जल तत्व का कारक होता है। तो इस समय जल तत्व के कारक को लेकर यानी कि अधिक बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है, भूकंप आदि की भी स्थिति बन सकती है, सारी स्थितियां बन सकती है, अधिक तूफान आना या तेज हवाओं का चलना, ये सारी स्थितियां बनाता है। 6 ग्रह वक्री होंगे, शनि, गुरु, बुध, शुक्र, राहु के। तो इन 6 ग्रहों के वक्री होने से इस समय की जो स्थिति है बड़ी असमंजस वाली स्थिति रहेगी। देखिए हम बात करते हैं कि भारतवर्ष की कुंडली। देखिए भारतवर्ष की कुंडली का जो कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन हमें 15 अगस्त 1947 से निकलता है ये कैलकुलेशन, क्योंकि इस दिन जो 15 अगस्त 1947 को हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो उस आज़ादी के बाद के अंदर जो समय था वो समय था, उस समय कर्क राशि आ रही थी और वृष लग्न था। जब यह देश हमारा आज़ाद हुआ तो उस समय से ही हम भारत की जो कुंडली की जो कैलकुलेशन होती है इसके आधार पर निकालते हैं। तो यहाँ पर द्वितीय भाव का ग्रहण यानी कि जो लग्न है यहाँ पर वृष लग्न है और द्वितीय भाव का यह ग्रहण रहेगा। इससे द्वितीय भाव के ग्रहण का लगने से यहाँ पर क्या होगा कि अर्थव्यवस्थाओं में कुछ सुधार हो सकता है, धन को लेकर, धन के लेन देन को लेकर सुधार हो सकता है, व्यापारों के अंदर कुछ पॉजिटिविटी आने वाली है कि जैसे व्यापार को लेकर लाभ मिलने वाला है। लोगों के अब तक इतने काम धंधे बिल्कुल बंद थे, उन चीज़ों को लेकर अब यह समय धन को प्राप्ति करने वाला है। लोगों के लिए जो धन को लेकर जो समस्याएं चल रही थी, जैसे कि किसी का व्यापार नहीं चल रहा था, किसी फैक्ट्री नहीं चल रही थी, किसी कारखाने नहीं चल रहे थे, या मजदूरों के पैसे को लेन देन को लेकर, या
या हम कहें कि हमारे पैसे आने के अंदर यदि कोई दिक्कत हो रही थी, तो इन चीज़ों को लेकर इस समय के अंदर पूरा पूरा लाभ मिलने वाला है। जिन लोगों के अब तक व्यापार रुके हुए थे, उन व्यापारों के अंदर भी अब लाभ की स्थिति बन सकती है। दूसरा, पड़ोसी मुल्क के अंदर हो सकता है कि पड़ोसी मुल्क के अंदर कोई व्यवस्था गड़बड़ा जाए, लेकिन उनको हमसे मदद लेनी ही पड़ेगी। इस समय के अंदर यह स्थिति बनाता है। राजनीति दाव पेचों को लेकर भी हमारे लिए यह समय बहुत अनुकूल हो सकता है। ये जरूर है कि एकादश भाव के अंदर मंगल ग्रह बैठने से, यानी कि गुरु के घर में मंगल बैठने से आप कुछ दुर्घटनाएं हो सकती है या आगजनी हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इस बार जो मिथुन राशि के अंदर जो यह ग्रहण योग बन रहा है, इससे क्या है कि मिथुन जो कारक है प्रकृति का है, तो प्रकृति को लेकर, जो नेचर को लेकर कुछ गड़बड़ाहट हो सकती है। लेकिन मिथुन कारक है रिसर्च का, तो यहाँ पर हम ये भी कहना चाहेंगे कि यह जो समय रहेगा, यानी कि 21 जून से यह समय प्रारंभ हो रहा है कि सूर्य ग्रहण का समय प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन इस समय के अंदर कुछ ना कुछ हमें रिसर्च जरूर मिल सकती है, यानी कोई ना कोई ऐसी वैक्सीन भी मिल सकती है जिसको कि हमें लेकर फायदा हो या हमारे भारतवर्ष को लेकर फायदा हो, ऐसी स्थितियां बनती है। दूसरा बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पर शुक्र वक्रीय हो रहे हैं, और वक्रीय होने से पंचमालव्य योग बन जाता है। तो जब ये वक्रीय हो गए स्वराशि के अंदर, और स्वराशि के वक्रीय होकर जब ये 5 ग्रह एक साथ, तो पंचमालव्य योग बनाता है। पंचमालव्य योग का अर्थ होता है कि जो अब तक रुकावटें आ रही थी भारतवर्ष को आगे बढ़ने के अंदर, उसके अंदर अब सेल्फ डिपेंड होने लगेगा, और जैसे कि सेल्फ डिपेंड होकर आगे इसके बढ़ने के बहुत अच्छे चांस है, जिससे कि लेकर हमारा भारत अच्छा एक सक्षम बन सकता है और आगे इससे उन्नति मिल सकती है। दोस्तों, ये छोटी जानकारी थी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय के अंदर जो ग्रहण काल होता है, इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पुत्र जन्मान यज्ञे च तथा संक्रमणे रवे रहोश्च दर्शने कार्य प्रशस्ते नान्यथा निशि, यानी कि पुत्र का या हमारे जो संतान का जन्म के समय जो यज्ञ होता है, उस समय हमें स्नान करना चाहिए, और जन्म होता है तो भी स्नान करना चाहिए। तथा संक्रमणे रवे, यानी कि जो संक्रमण काल कहलाता है ये कि ग्रहण काल के अंदर यदि ग्रहण काल का समय आवे उस समय भी, और रहोश्च दर्शने कार्य प्रशस्ते नान्यथा निशि, यदि इस समय के अंदर यदि रात्रि भी हो ना, तो उस समय पर हमें स्नान जरूर करना चाहिए। तो ये हमारा कहने का मतलब है। दूसरा, एक सबसे बड़ी महम जो बात कर बता रहे हैं हम कि इस ग्रहण काल के अंदर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सूर्य जो होता है वह आत्मा का कारक होता है, और चंद्र मन का कारक होता है। और जब आत्मा का कारक और मन का कारक जब दोनों ये जब अरिष्ट ग्रहों से ग्रसित हो जाए, यानी राहु केतु से जब ग्रसित हो जाता है, तो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ऐसे समय के अंदर हमें दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य के साथ साथ पूजन पाठ का विधान है, स्नान आदि का विधान है। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि इस समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इस समय क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, इस समय हमें जैसे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, तो इस समय हमें उसके ग्रहण के दर्शन नहीं करने चाहिए। बार बार ऐसा नहीं हो कि हम ग्रहण के समय बार बार निकलें या बाहर निकलें, कोई काम से निकलें, ऐसा बिल्कुल नहीं। इस समय के अंदर आपका जो भी कार्य है उसे आप पहले ही निपटा लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इस समय में खाना नहीं खाना चाहिए, कोई प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए खासतौर से। और जब ग्रहण काल रहे तो उस समय हमें भोजन भी नहीं करना चाहिए और साथ में पानी भी नहीं पीना चाहिए। और ग्रहण काल के अंदर सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सोने से कहते हैं कि दरिद्रता का आगमन होता है। तो इस समय सोना भी नहीं चाहिए, ना ज़्यादा सजना और संवरना चाहिए, सजना भी नहीं चाहिए इस समय पर। आप ये नहीं कि आप चलिए टाइम है तो अपन कुछ मेकअप ही कर ले, बिल्कुल ऐसा ये चीज़ बिल्कुल छोड़ देवे। सजना संवरना और रति क्रिया भी ना करें। मलमूत्र का त्याग भी इस समय नहीं करना चाहिए। और यदि कोई इमरजेंसी हो तो वो बात अलग कह रहा हूँ मैं आपको। इमरजेंसी के अंदर आप जल भी पी सकते हैं और मलमूत्र का त्याग भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जल भी पीना है तो किस प्रकार से पीना है। तो देखिए, इस समय आपको सीना पुरोना, कोई चीज़ आपको कटी फटी है तो उसे सीना भी नहीं चाहिए, कोई पिरोना भी नहीं चाहिए। दूसरा, इस समय खास तौर से मैं ये सीना पिरोना सब्जी काटना, ये उनके लिए कहना चाहता हूँ जो गर्भवती स्त्री हैं। तो गर्भवती स्त्रियों को इस समय पर सीना पिरोना और सब्जी काटना बिल्कुल नहीं चाहिए। दूसरा, मैं कहना चाहूँगा कि इस समय पर किसी को भी मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो अपने घर में विराजमान है भगवान की देवी देवताओं की मूर्ति, इस देवी देवताओं की मूर्ति को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा दोष माना गया है। ग्रंथ को स्पर्श नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधों को, जो पेड़ पौधे जो हम पूजनीय, जैसे तुलसा का हुआ, पीपल का हुआ, बड़ का हुआ या फिर केले का हुआ, इन वृक्षों, इन छोटे पौधों को या वृक्षों को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। अब देखिए, बालक, गर्भवती स्त्री और रोगी वृद्ध को
आवश्यकता के अंदर यह लोग ही जल ग्रहण कर सकते हैं, आवश्यकता में ये लोग ही जल पी सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। इनके ऊपर इस चीज़ का जो प्रभाव रहता है थोड़ा कम रहता है। तो देखिए, हम बात करते हैं कि इस समय पर जो आपने यदि रात को कोई भोजन रखा हुआ है और वह ग्रहण से दूषित हो गया, तो उस भोजन को आप बिल्कुल भी ना करें। ना रात्रि में कोई आटा रखिए, आटा भी नहीं रखना चाहिए बचा हुआ, और ना ही रात्रि के अंदर बासा भोजन यदि आपका रखा हुआ है भोजन, तो उस भोजन को भी आपको फेंका देना चाहिए। यदि आपको जल पीने की इच्छा है तो आप अपने जल स्थान जहाँ पर जल आपने रख रखा है उस जगह पर आपको थोड़ी सी डाब डाल देनी है, ताकि वो जो कुप्रभाव रहेगा राहु केतु का सूर्य ग्रहण के समय, तो उस समय आपका जो नेगेटिविटी है वो उससे खत्म हो जाएगी, तो आप उस जल को पी सकते हैं। देखिए, हम आपको बताते हैं कि इस समय पर क्या करना चाहिए। इस समय पर होना चाहिए कि भगवान हनुमान जी की आराधना करें, अपने इष्ट देवी की आराधना करें। कोई सी भी आप आराधना कर सकते हैं जो आपका इष्ट है, तो अपने इष्ट की साधना इस समय पर करनी चाहिए। दूसरा, सुंदरकांड का पाठ भी आप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यदि आपने गुरु मंत्र की दीक्षा ले रखी है तो इस समय पर आप गुरु मंत्र की भी साधना कर सकते हैं अपने इष्ट की साधना के साथ में। दूसरा, गायत्री मंत्र का जितना हो सके इस समय के अंदर, इस काल के अंदर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। सूर्य के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। इस समय के अंदर मेडिटेशन करनी चाहिए। नदी में खड़े होकर, यदि आपके आसपास कोई नदी है जो कि स्वच्छ है या सही है, तो नदी के अंदर खड़े होकर आप जप करने का विशेष विधान बतलाया गया है कि इसके अंदर अनंत कोटि फल मिलता है। मंदिर में जप करने का अनंत कोटि फल मिलता है। और इसके बाद हम कर सकते हैं कि जब आप का जैसे ग्रहण काल समाप्त हो जाए, तो उस ग्रहण काल के बाद में आप ग्रह की शुद्धि कर सकते हैं। सबसे पहले स्नान करें, स्नान के बाद में जितना हो सके दान करना चाहिए। दान के अंदर आप धाने ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, और कुछ भेंट रखकर आप दान पुण्य कर सकते हैं। दान पुण्य के बाद आप स्वच्छ जल लेंगे और जल लेकर पूरे घर का शुद्धिकरण करेंगे, गंगा जल से प्रोक्षण करेंगे। अपने इष्ट मंत्र का, गुरु मंत्र का स्मरण करते हुए या गायत्री मंत्र बोलते हुए अपने घर के अंदर अच्छी तरह से गंगा जल के छींटे देवें। और उसके बाद में आप देवताओं के पूजन और घर की शुद्धि, रसोई की शुद्धि जहाँ पर आपका भोजन बनता है, इन सभी की शुद्धि आप करने का यहाँ पर हमें विधान बतलाया गया है। तो हमने आपको बताया आज ग्रहण के बारे में कि इस ग्रहण की क्या इफेक्ट रहेगा, कब से कब तक रहेगा, कैसा रहेगा भारत देश के लिए, हमें क्या करना चाहिए और इस ग्रहण में क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी छोटी वीडियो बनाकर मैं आपको प्रेषित करता हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में समझ भी आए और आप लोगों को ये पसंद भी आए, ताकि आप और लोगों को भी इसके बारे में आपको भी जानकारी मिल सके और औरों को भी आप इस संदर्भ की जानकारी आप बता सके। तो दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूं जिन लोगों ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।